आ जाओगे ना। नमस्कार, उत्तर प्रदेश समाचार के लाइव फेसबुक सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां रणनीति बना रही हैं और इन्हीं रणनीति में कुछ ऐसे भी चीज़ निकल के आ रहे हैं जो लोगों को काफ़ी भा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी हाल ही में एक संट लॉन्च किया है। अब लोगों के मन में ये है कि ये संट की जो खुशबू है ये विधानसभा में कहाँ तक जाएगी। उत्तर प्रदेश के सारे राज्यों में क्या समाजवादी पार्टी पुनः अपना वो पुराना वर्चस्व स्थापित कर पाती है या फिर कुछ और भी पार्टियां लगी हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी अब तमाम एजेंडों के साथ, चाहे वह सोशल मीडिया हो या फिर नए नए तकनीक हो, अब उसमें आगे आ रही है। वहीं समाजवाद का रथ अब उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसी बीच ऐसी चीज़ें आने के बाद हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम पतंजलि है और मैं शोध छात्रों का विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में हवा कितनी आगे तक जाने वाली है? तो देखिए, विधानसभा चुनाव में भी थोड़ा वक्त है, तो हवा की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो तो चुनाव के थोड़ा पहले पता चलेगी। हाँ, लेकिन जो अगर आप गांव में जाएंगे या शहरों में जब घूमेंगे तो ये लगता है कि हाँ, लोग सरकार से थोड़ा नाराज़ जरूर है लेकिन विरोध के स्तर तक नाराज़ नहीं है। और ऐसा मतलब मेरा अनुमान है कि हवा जो पुरानी हवा है वही दिशा कंटिन्यू हो रही है अभी के फ़िलहाल के हिसाब से। आगे क्या होता है 3-4 महीनों में, हालांकि बहुत परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। छात्र हैं, सरकार की तमाम योजनाएं तो सबको बड़ी भा रही हैं क्योंकि चकाचौंध भरी हैं, लेकिन बात करें अगर रोजगार की, शिक्षा की, इस पर भारत का विद्यार्थी, क्योंकि सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी तमाम विद्यालय हैं, स्टैंड है। देखिए, हमें अभी वर्तमान स्थिति को पिछले 2 साल की जो देश ने जो त्रासदी झेली है पूरे विश्व ने, उसके अनुपात में देखना चाहिए। हाँ, नौकरियां उस अनुपात में कम है, लेकिन जनसंख्या का दबाव और इस तरह से जो पिछले 2 सालों की स्थिति है उसके बावजूद अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में तो खैर इतनी जल्दी हम लोग देखें, मतलब एक अरसा बीत गया था कि इतनी जल्दी परीक्षाएँ हो रही हूँ, फॉर्म निकले, परीक्षाएँ हुई। अब तो मतलब पीजीटी की स्थिति यह है कि अब ज्वाइनिंग तक की, मतलब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ज्वाइनिंग तक की स्थिति आ गई है। तो अब लगातार जो है कि और टीजीटी में ज्वाइनिंग हो भी गई है बहुत सारे सब्जेक्टों की। तो अब ये हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह तेज़ी से भर्ती अभियान हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है कि 1-2 साल जो स्थिति रही किसी भी सरकार के लिए या सामान्य जनमानस के लिए भी जो त्रासदी वाला सिचुएशन रहा, आर्थिक स्थिति एक तरीके से कह दीजिए घोषित आर्थिक आपातकाल ही लगा था, उसके बावजूद जब भारत कोरोना से अब धीरे धीरे लड़ रहा है, निकल रहा है, तो उस स्थिति में सरकार फिर रोजगार की तरफ ध्यान दे रही है और अच्छे से काम कर रही है, तो ये अभिनंदनीय है। और शिक्षा व्यवस्था जैसा आपने कहा कि अभी फ़िलहाल दोनों मोडों पे कक्षाएं चल रही हैं, सत्र अनियमित हैं। हाँ, ये समस्या जरूर है छात्रों के लिए, छात्रों के भविष्य से, और सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए सत्रों को नियमित, क्योंकि ये लेट हो रहा है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश की एक बहुत जानी मानी संस्था जहाँ हम लोग आज ये डिबेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है जो एंट्रेंस का है, जबकि वर्तमान में इस समय कक्षाएं शुरू हो जाती थी अगस्त में, अगस्त के आखिरी तक कक्षाएं शुरू हो जाती थी। तो ये जो समय चल रहा है वर्तमान में, वो एक खासकर जो युवा पीढ़ी नई जा रही है हायर एजुकेशन की तरफ, मतलब माध्यमिक से जो हायर की तरफ जाती है, उसके लिए काफ़ी संक्रमण का दौर होता है और वो काफ़ी अनिश्चित स्थिति में है। तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सत्र अगले, कम से कम इस बार लेट हुआ, अगली बार वो सत्र नियमित हो जाए, इसके तरफ सरकार ध्यान दे तो बहुत हद तक शिक्षा से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। सरकार पहले किसानों पे थी और अब रोजगार और शिक्षा पे आ गई है, क्या लगता है एजेंडा मजबूत नहीं दिख रहा है? देखिए, ये तो क्रम है कि सरकार पहले किसानों पर थी, किसानों का ध्यान दिया, अभी शिक्षा और रोजगार पे, तो ये तो सरकार अपने क्रम से काम कर रही है, तो इसमें आपत्ति कहाँ आ रही है? जब सरकार ने पहला एजेंडा लगाया कि किसानों के हित में कुछ काम कर दिया जाए, चलिए भैया आंदोलन पे किसान है तो किसानों के हित पे काम कर दिया जाए, तो किसानों की चर्चा हो गई। अभी आपने कहा कि शिक्षा और रोजगार पे सरकार आ गई, तो अगर सरकार शिक्षा और रोजगार पे आपको लग रहा है कि सरकार आ गई, तो इसका मतलब कि सरकार परिवर्तन में है। लेकिन विपक्ष ठीक विपरीत जा रहा है, पहले किसानों की आवाज़ उठाई और अब विपक्ष फिर सरकार के पीछे लगे। विपक्ष कॉपी भी तो कर रहा है, ये भी तो सोचिए, कई एजेंडे विपक्ष कॉपी भी तो कर रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव, उनको पता लगा कि योगी जी मोबाइल, लैपटॉप ऐसा कुछ छात्रों बांट रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब छात्रों को एक नया लॉलीपॉप पकड़ाया जाए कि भैया हम स्कूटी बांटेंगे। चलिए, अब आते हैं समाजवादी की तरफ। समाजवादी को लगा कि भैया कुछ दिन तक चर्चा चली कि कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, तो उन्होंने अपना एक जो समाजवादी दल है उसमें इत्र रूपी कमल खिलाने की कोशिश कर दी है। अभी देखने को मिल रहा है कि कीचड़ में कमल के कॉपी के
तहत जो एक समाजवादी दलदल पे जो इत्र उगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इत्र से कोई परिवर्तन आने वाला है। क्या सरकार को अब लग रहा है कि अब शिक्षा और रोजगार को उन्हें भी स्थापित करना पड़ेगा, तभी विधानसभा का यह यात्रा पूर्ण होगा? देखिए, सरकार को तो हमेशा से ये काम करती आ रही है। लग क्या रहा है, मतलब कि शिक्षा पर सरकार को काम करना ही है, शिक्षा रोजगार हर चीज़। लेकिन विपक्ष तो उस पर हमेशा आरोप लगा रहा है कि एक भी रोजगार नहीं मिला, कोई कार्य नहीं कौन हुआ। विपक्ष है? विपक्ष ने तो खुद ही नहीं किया है। समाजवादी सरकार में वांट आते थे, कोर्ट जाते थे, फिर आते थे, फिर कोर्ट जाते थे। मालूम चलता था 4 साल इसी में निकल गए, कोर्ट और सरकार के बीच ही नहीं हुआ। इसमें देखिए, सरकार में नियुक्तियाँ जितना पीजीटी, टीजीटी, चाहे हायर की अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब कुछ भी सब्जेक्टों में तो ज्वाइनिंग भी हो गई टीजीटी में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार एकदम चरणबद्ध तरीके से कर रही है। सरकार की कई योजनाओं को अखिलेश यादव अब कहते फिर रहे हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। देखिए, अखिलेश यादव जी का ना, अगर आप अभी हम लोग बनारस में हैं, जस्ट काशी हिंदू विद्यालय से बाहर जाएंगे तो एक रामनगर में एक पुल था जो आदरणीय मुलायम सिंह जी के समय पास हुआ था, लेकिन वो बन के किसी कार्यकाल में तैयार हुआ? आदरणीय योगी जी कार्यकाल में। तो सोच लीजिए उस सरकार की कैसी योजनाएं होंगी। मतलब अपनी योजना जो ज़मीन पर ला रहे हैं उसी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। योगी जी की सरकार में देख लीजिए, जो चीज़ें पास हुई तुरंत हो जा रही हैं, जो चीज़ें पास हो रही हैं वो तुरंत पूरी कर दी जा रही है। तो मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अखिलेश जी को बस अपने रूम से निकलते हैं बाहर, मीडिया बुलाए, कुछ बोले, निकलिए। जैसे अभी सूचना आई मीडिया के माध्यम से, एक इत्र बांट रहे हैं। तो समाजवादी जो सड़ गए हैं उनको इत्र से ही लोगों के बीच भेजेंगे ना, इत्र लगा कर यहीं कि सड़ा हुआ बदबू ना आए। बदबू को रोकने का क्या तरीका? यही तरीका ना। क्या लगता है कि अपने काम को और भी महकाने के लिए ये कारगर साबित होगा इस चुनाव में? काम उनका किया ही कहाँ है जो उससे इत्र से महकाए? इत्र से बदबू को रोका जा सकता है। काम दिखाया जाता है, काम किया जाता है, लोग अपने आप काम देखते हैं, उसमें किसी इत्र और सेंट की जरूरत नहीं पड़ती है काम में। अखिलेश यादव ने इत्र बस इसलिए डाला है कि जो समाजवादी सड़ चुकी है उस बदबू को हम रोक सकें। अखिलेश यादव का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है या उनके जो तमाम काम है उस पर अपने पोस्टर और अपने नाम बदल के लगा के अपनी योजना में शामिल कर दे रहा है, और वो योजना उनके समय में चालू हुई थी। देखिए, बड़ा हास्यास्पद था कि लखनऊ मेट्रो को अखिलेश यादव ने उसका उद्घाटन कर दिया था। वो ये बताना भूल गए कि उसके बाद वो कितनी मेट्रो चली थी। जब काम हुआ ही नहीं और आप उद्घाटन कर रहे हो फिर कहें हमारी योजना है, हमारी योजना, ये एक निचले स्तर की राजनीति है। एक स्वतंत्र भाव से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि आपने योजना बनाई हो कि हाँ हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाएंगे, लेकिन आप उसको कर नहीं पाए, इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाए, तो आपका उस पर अधिकार नहीं रह जाता। अब मैं यही सोच लूँ कि एक एक्सप्रेस वे ऐसे निकलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अब कभी भविष्य में आज से 10 साल बाद सरकार ने वहाँ एक्सप्रेस वे बनवाया तो वो मेरी योजना हो गई। आगरा एक्सप्रेस वे पे फर्राटा भरते समय अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरी बनाई सड़क। जी, वो जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है वो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का है। अगर उन्हीं की बात मानेंगे तो मायावती का हो गया, क्योंकि पूरा यमुना एक्सप्रेस वे के बाद सोच उन्हीं की थी कि लखनऊ तक जाए, तब तो उनको मायावती को उसका क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन वास्तव में उन्होंने उस सड़क को बनाई। वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अभी योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस तरह से बने हैं प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे व्यापारिक माहौल को अच्छा करेंगे, खासकर पूर्वांचल के लिए, क्योंकि ज़्यादा जो एक्सप्रेस वे गुजर भी रहे थे पश्चिम और अवध से गुजर रहे थे, या जो अच्छी सड़कें थी उधर ही थी पूर्वांचल की सड़कें, और पूर्वांचल का इलाका तो अत्यंत पिछड़ा माना जाता था। सारी योजनाएँ पश्चिम से चलकर और सैफई इटावा से होती हुई लखनऊ तक की आती थी। लखनऊ से इधर गोरखपुर बनारस तक आते आते तो मतलब दशक बीत जाते थे उनको। एक सड़क भी बनवानी इधर आप सोचते, मतलब पहले जो है कि रिंग रोड हम सुना करते थे। आज से मुझे याद है बचपन में भी हम कभी अखबार उठाते थे पढ़ने के लिए तो रिंग रोड का जिक्र आता था। कब बने क्या बने कोई उसकी योजना नहीं, बस ये था कि अब कोई कहे कि जो है कि कलराज मिश्र ने उसकी नींव रखी थी तो कलराज मिश्र जी को उसका श्रेय देना चाहिए रिंग रोड का, तो ये गलत है। हाँ, उन्होंने सोच रखी थी कि हाँ हम रिंग रोड बनवाएंगे, लेकिन उसको बनवाने का काम तो नरेंद्र मोदी के समय हुआ, तो उनको उसका श्रेय जाना चाहिए, नितिन गडकरी को जाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव का ये दावा बहुत ही गलत है कि सब योजनाओं को, सारी सड़कों को, हमारी सब सारे काम को अपना दिखा रहे हैं। अगर इतना ही कानपुर मेट्रो उनका था तो बनवा के चालू क्यों नहीं करवा लिया उन्होंने? जब उद्घाटन अगर 5 साल 4.5 साल लगे उद्घाटन करने में, उसको बनने में, मतलब पैसा जारी भी पहली बार हुआ था, पता नहीं कैसे करें कि हमारी योजना थी। अच्छा, इन योजनाओं और कार्यों के बीच में भक्ति भी आ गई। भगवान राम का मंदिर बना,
और अब उस पर राजनीति, क्योंकि लग रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव अयोध्या से ही शुरू होने जा रहा है। तमाम पार्टियां जाके भगवान प्रभु के शरण में जा रही है और विपक्ष के साथ साथ पक्ष कह रहा है कि जो विपक्ष ने उसी राम मंदिर के लिए तमाम बयान दिए थे और अब वही विपक्ष जाके वहाँ पे माथे टेक रहा है। बदलाव अच्छा है। अगर योगी जी के शासनकाल में, मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में विपक्षी पार्टियों पर भी बदलाव दिख रहा है और जो पूर्व में जो सरकारें रही हैं, जैसे बयानों का आपने जिक्र किया और उनके द्वारा कृत्य जो हुए, घटनाएं हुई, उनका जिक्र है, तो अगर अब वो जाके माथा टेक रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ें पता है कि भाई प्रदेश में और देश में योगी मोदी की सरकार है, तो माथा टेकेंगे तभी चल पाएंगे। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में और अभी जो आगे आने वाले चुनावी रणनीति में एक नया नाम जुड़ा है, ओपी राजभर। उनके बयान लगातार आते रहते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में कहा कि अगर भाजपा के एजेंडे में से भगवान राम को और मंदिर को हटा दिया जाए तो उनके पास कोई कार्य नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि मैं नहीं जानता कि ओम प्रकाश राजभर हैं कौन, वो हैं कौन ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर उनको लगता है कि भाजपा के एजेंडे से राम को और मंदिर को, हिंदुस्तान को, भारत को, सेना को और राष्ट्रवाद को निकाल दिया जाए तो उनके पास कुछ नहीं, तो भैया फिर आपके पास क्या बचा है? आतंकवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी से ये पूछना चाहिए कि 2017 के पहले जब तक भाजपा से उनका गठबंधन नहीं था, उनकी कितनी सीटें थी, वो कहाँ जीतने की स्थिति में थे? उनको तो कोई वोट कटवा साबित कर रहे हैं। वो वोट कटवा भी नहीं है एक तरीके से, वो सिर्फ एक सिंडिकेट के हिस्सा है। वो ऐसे राजनेता हैं कि वो बिन पेंदी के लोटे हैं, जहाँ उनको पैसा मिलेगा, जहाँ उनको समर्थन मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। और रही बात जो उन्होंने कही है कि राम जो है भारत के एजेंडे में है, राम किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। राम इस देश की करोड़ों हिंदू आस्थाओं के हृदय में बसने वाले वो महापुरुष हैं, वह देवता है जिससे इस देश की संस्कृति पल्लवित होती है, इस देश की सभ्यता जिससे आगे बढ़ती है। तो राम भाजपा के एजेंडे में नहीं हो सकते। राम इस देश के हर हिंदू जनमानस के हृदय में बसे हुए हैं, वो भारत के एजेंडे में, इस देश के सनातन आस्था के जो है केंद्र बिंदु है और उस देश की के एजेंडे में, किसी भाजपा और किसी राजनीतिक दल और किसी व्यक्ति के एजेंडे में नहीं है। कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री होते तो बंटवारा ही नहीं हुआ था भारत का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको तो लगता है ओम प्रकाश जो राजभर हैं उन पर बात करना ही व्यर्थ है, अपना मतलब समय व्यर्थ करना है, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं बिना हिंदी के लोटा टाइप बात करते हैं। न उसका कोई गोड़ होता है, न पैर होता है, न हाथ, तो कुछ नहीं होता है। उनको पहले एक बार देश के इतिहास अच्छे से स्कूलों में एडमिशन लेकर पढ़ना चाहिए, अच्छे से इतिहास के विद्यार्थी बनना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी बनना चाहिए। उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए, तब राजनीति में आना चाहिए। ये गाँव मेरे उनके लिए मुझे इससे ज़्यादा बोलना। अच्छा, अखिलेश यादव ने उन पर फिर से विश्वास जता दिया है और मंच साझा करने लगे हैं। क्या लगता है इस बार फिर गठबंधन करके अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी के पास तो कोई जनाधार ही नहीं है, तो वो ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किए तो क्या हो गया? वो अगर एक व्यक्ति की कोई पार्टी हो तो वो तो उससे भी कर लेगी। उनको लगता है कि उनका जो सीट आएगा वो मेरा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता अब जान चुकी है इनको, और इनको जहां इनका उचित स्थान आज से पहले पिछले चुनाव में भेजी थी, इस चुनाव में भी इनके उचित स्थान पर बैठा देगी और अखिलेश यादव उसी लायक हैं और वहीं वो रहेंगे। क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि करीब अभी जो वर्तमान सरकार है, ठीक है वर्तमान सरकार है तो एक्टिव रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सामाजिक लोग थे जो कोरोना में उतर के काफ़ी लोगों की मदद की, लेकिन कहीं आपने अखिलेश यादव को देखा, समाजवादी पार्टी को देखा? कहीं नहीं देखा। दूसरे फेज में जब कोरोना ख़त्म हो गई, तब समाजवादी पार्टी के जब कोरोना ख़त्म हो गई मेन पीक, तब समाजवादी पार्टी निकली, एक झोला लेकर निकली घर से। अखिलेश यादव निकले और कुछ लोगों को, अपने प्रिय लोगों को दिए, फिर घर में घुस गए। तो अखिलेश यादव ऐसे हैं, इस चुनाव में भी जनता उनको वहीं उसी जगह पर पहुंचा देगी जहां के वो लायक हैं। बाकी वो सरकार चलाने लायक नहीं है। उनको, हमको लगता है एक बार और पिताजी के पैसे पे दौरा करके, विदेश के दौरा, कुछ शिक्षा लेकर आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ये था छात्रों का मत कि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी कितना दम भरेगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और चुनावी एजेंडे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।